हेलो क्लास नाइन्थ। चलिए अब हम लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चैप्टर आगे पढ़ते हैं और देखते हैं व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस। हमें इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इलेक्शंस टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी। आपको पता ही है कि इलेक्शन जो है वो नियमित रूप से हर प्रजातंत्र में किया जाता है। आप हमारे देश में आपको ध्यान ही होगा 5 साल पर इलेक्शन होते हैं, है ना। तो नियमित रूप से इलेक्शन होते हैं। देयर आर more than 100 countries in the world in which election take place to choose people's representative। और आज दुनिया में करीब 100 देश ऐसे हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी है और नियमित रूप से इलेक्शन होता है रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने के लिए। We also need this that election are held in many countries that are not democratic। और हम ये भी पढ़ेंगे कि दुनिया में बहुत सारे देश हैं जो इलेक्शन तो करते हैं लेकिन वो डेमोक्रेटिक नहीं है, यानी प्रजातांत्रिक देश नहीं है। बट वाई डू वी नीड इलेक्शन, लेकिन हमें इलेक्शन की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। लेट अस ट्राई टू इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन। आप कल्पना कीजिए कि कोई प्रजातंत्र ऐसा है जहाँ इलेक्शन होते ही नहीं। A rule of the people is possible without any election if all people can sit together every day and take all decision। एक नियम ये हो सकता है कि जहाँ पर इलेक्शन ना हो तो क्या होगा कि हर दिन लोग जो है वो इकट्ठे होकर बैठें और फिर देश के बारे में अब फैसला लें। But as we have already seen in chapter 1, this is not possible in any large community। लेकिन आप खुद ही सोचिए, चैप्टर 1 में भी हमने पढ़ा था, आप इमेजिन भी कर सकते हैं जहाँ करोड़ों की आबादी हो वहाँ हर दिन सबको साथ बिठा के उनसे बातचीत या चर्चा कैसे की जा सकती है देश की भलाई के लिए, है ना। नॉर इट पॉसिबल फॉर एवरी वन टू हैव टाइम एंड नॉलेज टू टेक डिसीजन ऑफ ऑल मैटर्स। नहीं सभी लोगों के लिए संभव है हर दिन जाकर बैठना और बैठकर कोई फ़ैसला लेने में समय लगाना, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन राजनीति के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं रखते, है ना, यानी कि नॉलेज नहीं है इसकी। जैसे आप देखिए बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हुए नहीं हैं, राजनीति की ज़्यादा जानकारी उनको नहीं है, तब आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो देश के लिए बड़े बड़े फैसले लेने में अपना सुझाव या अपना विचार व्यक्त कर पाएंगे। देयरफॉर इन मोस्ट डेमोक्रेसीज पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। यही कारण है कि ज़्यादातर डेमोक्रेसी में जो जनता की सरकार होती है, जनता रूल जो करती है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू करती है। Is there a democratic way of selecting representative without election? फिर क्या कोई ऐसा प्रजातांत्रिक तरीका है जिससे आप अपने नेता को चुन भी लो और इलेक्शन करवाने की ज़रूरत ही ना पड़े। Let us think of a place where representatives are selected on the basis of age and experience। अब आप तब आप सिचुएशंस देखिए। पहले एक सिचुएशन आपके सामने ये रखी गई है कि चलो कोई जगह ऐसी है दुनिया में जहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव को उनकी उम्र और उनके अनुभव के आधार पर चुन लिया जाता है, और अ प्लेस वेयर दे आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन और नॉलेज। अब या तो कोई एक जगह ऐसी है जहाँ लोगों के ज़्यादा शिक्षित होने पर या फिर जो उनको ज्ञान है बहुत ज़्यादा उसके दम पर उन्हें चुन लिया जाता है। देयर कुड बी सम डिफ़िकल्टी इन डिसाइडिंग ऑन हु इज़ मोर एक्सपीरियंस्ड एंड नॉलेजेबल। तब आप इन्हीं दोनों में फ़र्क देखिए ना, एक बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, दूसरे बहुत पढ़े लिखे हुए हैं और बहुत ज्ञान है उनको। अब इन दोनों में से कैसे आप किसको आप प्रेफर करोगे। बट लेट अस से द पीपल कैन रिजॉल्व दीज डिफ़िकल्टीज। लेकिन चलो मान लिया कि जनता खुद ही फैसला कर लेगी कि किसको रिप्रेजेंटेटिव वो ज़्यादा बनाना चाहती है। वो जो बहुत ज्ञान वाले व्यक्ति हैं उनको रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहती है, या जो अनुभवी हैं या बुजुर्ग हैं उनको रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहती है। क्लियरली सच इन अ प्लेस डज नॉट रिक्वायर इलेक्शन। ठीक है, ऐसी जगह पे तो इलेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बट कैन वी कॉल दिस प्लेस अ डेमोक्रेसी। लेकिन तब क्या ऐसी जगह को आप डेमोक्रेसी कहोगे।
क्या इसको हम डेमोक्रेसी कह सकते हैं? हाउ डू वी फाइंड आउट इफ़ द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव और नॉट? चलो आपने चुन भी लिया, फिर कैसे पता चलेगा कि सारी जनता जो है वो उनको पसंद करती है? हाउ डू वी इंश्योर दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव रूल एज पर द विशेज़ ऑफ द पीपल? क्या आपको लगता है कि जिनको हमने चुन लिया था वो जनता की इच्छाओं के अनुसार ही काम करेंगे? How to make sure that those who the people don't like do not remain their representative? अब चलो ये भी देखना है कि भाई जिनको लोगों ने पसंद नहीं किया तो क्या वो रिप्रेजेंटेटिव बनने के काबिल नहीं थे? This require a mechanism by which people can choose their representative at regular interval and change them if they wish to do so. इसलिए एक ऐसे मैकेनिज्म की, एक ऐसी व्यवस्था की ज़रूरत थी जहाँ पर लोग रिप्रेजेंटेटिव अपना नियमित रूप से चुने, जैसे हमारे यहाँ मैंने आपको बताया 5 साल पे चुन लेते हैं हम। और फिर क्या होता है, अगर हमें नेता लगता है कि हमारे विशेष के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे या जो वादे उन्होंने किए उसको फुलफिल नहीं कर रहे, तो 5 साल में हम उनको बदल देंगे, हम दूसरे किसी को चुन लेंगे। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड इलेक्शन, और इसी तरीके को इलेक्शन कहा जाता है। Therefore, elections are considered essential in our times for any representative country. यही कारण है कि आज के समय में इलेक्शन बहुत ज़रूरी माना गया है, और जहाँ जहाँ भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मेनी चॉइसेस। अब इलेक्शन में वोटर्स बहुत सारी चॉइसेस उनके सामने होती है। They can choose who will form the government and take major decision. वो चूज़ करेंगे कौन सरकार बनाएगा और कौन देश के लिए बड़े फैसले लेगा। They can choose the party whose policy will guide the government and law making. फिर अलग अलग पार्टियों के आपको पता ही है कि पॉलिसी अलग अलग होती है, और फिर क्या होता है, पॉलिसी अलग अलग होती है और फिर उसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो सरकार चलाते हैं। तो ये जनता के ऊपर निर्भर करता है कि वो कौन सी पार्टी को चूज़ करती है। जैसे आज के समय में आप देखिए, बीजेपी है, कांग्रेस है, बीएसपी है, एसपी है, आप है, इतनी ढेर सारी पार्टियाँ। अब आपको कौन सी पार्टी की पॉलिसीज़ वगैरह पसंद है तो आप उसी को वोट दोगे, है ना, जिससे आपको ये उम्मीद होगी कि आगे जाकर हम इनको वोट देंगे तो ये हमारी भलाई के लिए काम करेंगे, है ना। तो इस तरह से क्या है, इन सब के को देखने के लिए इलेक्शन करवाए जाते हैं, इसमें से हम चूज़ करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक? अब ऐसी कौन सी बात होती है जिससे एक इलेक्शन डेमोक्रेटिक कहलाता है या प्रजातांत्रिक कहलाता है? इलेक्शंस कैन बी हेल्ड इन मेनी वेज। इलेक्शन कई तरीके से हो सकते हैं। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शन। पहले भी हमने बात की थी कि हर प्रजातांत्रिक देश में इलेक्शन होते हैं। बट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शन। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्री में ही ऐसा होता है, इलेक्शन होता है, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में भी इलेक्शन होता है। हाउ डू वी डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शन फ्रॉम एनी अदर इलेक्शन? तो फिर हम कैसे फ़र्क पता लगाएंगे जब नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में भी इलेक्शन हो रहा है और डेमोक्रेटिक कंट्री में भी इलेक्शन हो रहा है, तो हम कैसे फ़र्क पता लगाएंगे? वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन ब्रीफली इन चैप्टर 1। थोड़ा सा हम चैप्टर 1 में भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। वी डिस्कस्ड many example of countries where elections are held but they can't really be called democratic election. हमने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं दुनिया में जहाँ की इलेक्शन तो होते हैं लेकिन हम इन्हें डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं कह सकते। Let us recall what we learned there. हम याद करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमने उस समय चैप्टर 1 में पढ़ी थी। स्टार्ट विद अ सिंपल लिस्ट ऑफ मिनिमम कंडीशन ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। कौन कौन से मिनिमम कंडीशन है एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन के लिए? फर्स्ट है, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज़। सबको ये अधिकार होगा चूज़ करने का अपनी पसंद के नेता को। एंड दिस मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। यानी कि सबको वोट डालने का अधिकार होगा और उनके वोट की वैल्यू भी
एक ही होगी, एक ही यानी वन वैल्यू, है ना। ये नहीं कि अमीर हैं, बड़े हैं तो ज़्यादा ये होगा, उनके वैल्यू ज़्यादा होगी उनके वोट की, और जो गरीब हैं उनकी वैल्यू कम होगी, ऐसा नहीं होगा। सेकेंड, देयर शुड बी समथिंग टू चूज़ फ्रॉम। फिर आपके सामने कुछ कैंडिडेट होने चाहिए जिससे आप चूज़ करोगे, है ना, अपने कैंडिडेट्स को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करोगे। पार्टीज एंड कंडीशन शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन। पार्टी और जो कैंडिडेट होते हैं वो फ्री होते हैं कंटेस्ट करने के लिए, इलेक्शन के लिए। शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर। और जब आपके पास 4-5 होंगे या उससे ज़्यादा होंगे रिप्रेजेंटेटिव, तो आपके पास चॉइस होगी कि आप ना किसको अपना नेता चुनना चाहते हो। थर्ड है थर्ड, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल। और ये रेगुलर इंटरवल में होना चाहिए, यानी हमारे देश में 5 साल में होता है तो 5 साल में होना चाहिए। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर फ्यू ईयर्स। और ये इलेक्शन नियमित रूप से कुछ सालों में होना चाहिए। फोर्थ, द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। और जिसको ज़्यादा वोट मिली है उसको वो इलेक्ट हो जाता है। जनता जिसको जिस रिप्रेजेंटेटिव को या जिस कैंडिडेट को ज़्यादा वोट मिलता है वही हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं। Fifth, elections should be conducted in a free and fair manner where people can choose as they really wish. और फिर क्या होगा कि आप इलेक्शन करो और इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए, उसमें बेईमानी नहीं होना चाहिए, है ना। और तब क्या होगा कि जनता जिसको रिप्रेजेंटेटिव चुनेगी वही आगे काम करेगा देश के लिए। दीज माइट लुक लाइक वेरी सिंपल एंड ईजी कंडीशन। आपको लगेगा कि वाह ये तो कोई ऐसी डिफ़िकल्टी है नहीं, आराम से हो सकता है ये सब काम। बट देयर आर मेनी कंट्रीज़ वेयर दीज आर नॉट फुलफिल्ड। लेकिन दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जो इन सब चीज़ों को, इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करते। In this chapter, we will apply these conditions to the election held in our own country to see if we can call these democratic election. तो अब हम इस चैप्टर में जो हमने पढ़ना है वो यही पढ़ना है कि हमारे देश में, हम देखेंगे कि हमारे देश में क्या डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन होते हैं या नहीं होते हैं। इन सभी को, ये जो कंडीशन है 1 2 3 4 5 कंडीशन है, इन 5 कंडीशन को हम लागू करेंगे, अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि क्या सचमुच हमारे देश में ये सभी कंडीशन फुलफ़िल किए जाते हैं या नहीं किए जाते हैं। अगर फुलफ़िल किए जाते हैं तो ये डेमोक्रेटिक हैं, हमारा देश डेमोक्रेटिक है। और अगर नहीं फुलफ़िल करते हैं तो हम किसी भी हालत में इसे डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी नहीं मानेंगे अपने देश में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इज़ इट अ गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि जब इलेक्शन होता है तो इलेक्टोरल कंपटीशन होता है ना, यानी कि बहुत सारी पार्टियां होती हैं, उसमें से आप चूज़ करते हो। तो क्या इस तरह जब बहुत सारी पार्टियां होती हैं और आपको चूज़ करना होता है तो इस तरह से पार्टियों के बीच में कंपटीशन होता है कि किसको जनता ज़्यादा पसंद करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या ऐसा पॉलिटिकल कंपटीशन करना सही होगा या नहीं होगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए ताकि मोटिवेशन बना रहे, और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसे पढ़ सकें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं मुझसे, और साथ ही साथ मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगी कि जितने चैप्टर मैं भी पढ़ा रही हूँ सबके MCQ आपको अवेलेबल करा दूँ, ताकि आपको पता ही है एग्ज़ाम में कम से कम 20 MCQ रहते हैं, तो उसको भी आप साथ साथ पढ़ते जाओ। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए।